बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सैयद इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत, खुश मिजाज और खुश रंग बनाने के लिए आ गए हैं जनाब। आज मौसम बड़ा अच्छा है और बड़ी ठंड हो गई है और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं स्टूडियो में आऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर से जाके तो वहीं से आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ और प्रोग्राम वहीं से हम आप चलाएँ, लेकिन मजबूरी है, ठंड ज़्यादा है, इसीलिए मुझे स्टूडियो में आना पड़ा है जनाब। लेकिन आज दिन का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से, और अच्छी बात ये है कि जनाब आपने कोई भी काम करना है मेहनत से करें, लगन से करें और कामयाबियां जो है वो आपको मुकद्दर होंगी। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए आपको ख्वाब देखना ज़रूर पड़ेंगे। ख्वाब वैसे तो आप रात में देखते होंगे, लेकिन दिन में ख्वाब देखने की और ही बात है और अलग ही बात है, क्योंकि जो ख्वाब आप दिन में देखेंगे उनको आप पूरा भी करेंगे। तो ख्वाब जो है खुली आंखों के साथ ज़रूर देखें और उनको पूरा करने के लिए मेहनत लगन करें ज़रूर, क्योंकि मेहनत और लगन करेंगे तो कामयाबियाँ मिलेंगी। और एक और बात यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आपने अपना ख्वाब पूरा करना है तो उसके लिए आपको किसी भी किस्म के शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शॉर्टकट आप इस्तेमाल करेंगे तो मुसीबतें जो हैं वो तो हायल होंगी। तो शॉर्टकट की तरफ मत जाएं और ख्वाब अपने जो हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत और लगन ज़रूर करें, क्योंकि कामयाबियाँ तभी मिलेंगी। तो जब ये अच्छी बात हमने कर ली है और अच्छा मौसम भी है, तो अच्छे मौसम का हवाल भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की कि लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जनाब लाहौर का मौसम दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में तो जनाब बड़े काले बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तभी मैं कह रही हूँ कि ठंड ज़्यादा लग रही थी और मेरा अंदर आने का दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस्लामाबाद का रुख करते हैं और कि देखते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा खुशगवार है और ठंड वहाँ पर भी बढ़ गई है। तो कराची का रुख करते हैं कि कराची का मौसम कैसा है। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत हमारे पास जो आ रहा है वो है 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। फूलों के शहर पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत है 8 और ज़्यादा से ज़्यादा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर के बाद कोयटा का रुख करेंगे और देखेंगे कि कोयटा का मौसम कैसा है और कोयटा के शहरी मौसम को किस तरह से एंजॉय करेंगे। तो कम से कम दर्जा हरारत -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर और देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम जादुई और सुरीली आवाज़ के मालिक उस्ताद शौकत अली से मुतालिक, जो कुछ रोज़ कबल ज़ियाबतीस और जिगर के आर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। लेकिन अफसोसनाक बात यहाँ पर यह है कि वह हुकूमत वक्त से शिकवा करते हमें दिखाई दिए। उनका शिकवा यह है कि बीमारी की हालत में किसी ने उन्हें याद नहीं रखा, किसी किस्म की कोई इमदाद भी नहीं की गई है। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि आलमी शोहरत याफ्ता फोक गुलकार उस्ताद शौकत अली ने 65 सन की जंग में उस दौरान एक ऐसा नगमा गाया जिसे सारे उस वक्त के जो फौजी जवान थे उनमें उनका जोश और वलवला जो था वो देखने वाला था। और वो नगमा है जाग उठा है सारा वतन। ना सिर्फ ये नगमा नाज़रीन, बल्कि इनके बहुत से और भी गाए हुए फोक गीत आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। उस्ताद शौकत अली किसी हाल में और नहीं, बल्कि उनके हमारी तवज्जो की उनको ज़रूरत है और हम इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ उनके साहबजादे मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइएगा उस्ताद शौकत अली की तबीयत के हवाले से कि वो इस वक्त कैसे हैं।
मैं क्योंकि टोरंटो कनाडा में होता हूँ और वालिद साहब की अयादत के लिए आया हुआ हूँ। आई फील ब्लेस्ड। अभी आपने ये सॉन्ग सुनाया तो मैं भी माजी में चला गया। बहुत से प्रोग्राम्स वालिद साहब के साथ अटेंड किए हैं, आर्मी के भी, क्योंकि हमारे जो DNA है उसमें पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई फील ऑनर्ड कि मैं एक ऐसी शख्सियत के घर में पैदा हुआ हूँ जिनका नाम 65-71 की जंग में फ़ोक के हवाले से और सूफिया के हवाले से बहुत नुमाया है। आज जिस चीज़ के लिए आपने मुझे बुलाया है वो सिर्फ ये है कि मैंने वालिद साहब के साथ कुछ एक हफ़्ता पहले कुछ देखा है जब वो बीमार अचानक हुए। ग्रेजुअली तो अब 70s के बाद कोई भी हो तो आर्टिस्ट बीमार होता है, लेकिन जो मेडिकल का हमारा एक सिस्टम है वो बड़ा पेनफुल है कि एक इमरजेंसी में एक आर्टिस्ट चला गया है और अगर लोग उसको उस वक्त पहचान नहीं रहे, ज़ाहिर है वो अपने उस हालत में तो नहीं थे। रात के 12 के बाद का टाइम, सर्दियों की रातें, तो उसमें जो ट्रेनी बच्चे हैं जो मेडिकल के, वो आके बार बार पूछ रहे हैं आपको क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है। भाई एक ही डॉक्टर आप रखें, वो बार बार बताए। बिल्कुल। तो एक तो वहाँ 1.5-2 घंटे जो आपके अजियत में ज़ाया होते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लगता है कि एक नॉर्मल जो लोग हैं, आर्टिस्ट को तो फिर शनाख्त है, बाकी जो हैं उनका क्या बनता होगा। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और जो मेरे लिए बाइस से बहुत पेन है। अभी मैं सोहेल ज़ैदी साहब से यहाँ ऑफिस में बात कर रहा था कि इकरा जी जो हमारे यहाँ बेहिसी है वो ये है कि तीमारदारी के लिए आ रहे हैं और मोबाइल कैमरे साथ ले लेके आ रहे हैं, उसकी फुटेजेस बना रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे नज़दीक ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया है कि 1965-71 से लेके आज तक वालिद साहब ने बहुत से फोक गीत, कद इतिहास बोल में उनका है, छल्ला उनका है, बोलियाँ उनकी हैं, सैफुल्लुक उनका है, अपने अपने ज़माने में मशहूर हैं और उनके रीडू जिन्होंने गाए हैं वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस हो गए हैं बहुत से। तो वी डोंट नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। हमने ये नहीं कहा था, वालिद साहब ने ये कहा था और कहा है अल्लाह ज़िंदगी दे कि एक गवर्नमेंट के ऑफिस आते हैं, ये बहुत ही बाइस इज़्ज़त बात है कि वो पता करने के लिए आते हैं, वो गुलदस्ता लेके आते हैं। होता यह है कि हम जब किसी के यहाँ जाते हैं किसी बीमार की तीमारदारी के लिए, तो हम लोग या तो फल लेके जाते हैं या कुछ ना कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक 1000-2000 ले लें। अब गवर्नमेंट जो है और उसके जो बड़े बड़े मातहत हैं वो माँ की तरह होते हैं किसी भी फनकार के लिए, तो आपका हक ये बनता है कि सर जहाँ आपका मेडिकल फ्री है, क्योंकि अब आप बुज़ुर्ग हैं, आपसे इतना काम नहीं होता। गो के माशाल्लाह हम सब बच्चे आपके सेटल डाउन हैं और आप ख़ुद माशाल्लाह जौहर टाउन एक अच्छे खासे बड़े घर में रहते हैं, तो हम आपको ये करते हैं कि आपका जो मेडिकल है उसके आपको परमानेंटली एक तो वो फ्री करते हैं कि आपकी पैनाडोल से लेके तो आपका जो 4000 का एक जो डिब्बा आता है जो जिगर के लिए, वो भी आपको फ्री हो। बात पैसों की नहीं है, बात उस डिग्निटी की है जो आर्टिस्ट के साथ यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन नहीं होते। जी जैसे हमने देखा शशि कपूर जी दुनिया से गए, तो मैं शकील अंकल का सुन रहा था कि एक उन्होंने पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पूरा दिन इंडस्ट्री बंद रही, जबकि उनको 30 साल हो गए थे इंडस्ट्री से आउट हुए एक आर्टिस्ट रनिंग में। फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ जज्बाती मोहब्बत करने वाले हमारे साफ़ी और सोशल मीडिया पे वो ऐसी न्यूज़ देते हैं कि इंटरनेशनली मुझे अमेरिका, कनाडा और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से कॉलें आई कि यार अगर कोई ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की तो हम करते हैं। कल मैंने गूगल पे देखा तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो शौकत अली साहब की थी कि आई डोंट नीड अ रोजेस, आई जस्ट नीड अ फाइनेंशियली सपोर्ट। तो मैंने कहा कि भाई खुदा के लिए एक नई रेशमा जी और एक नए मेहदी हसन साहब आप पैदा मत करें। वी डोंट नीड अ फाइनेंशियली सपोर्ट। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए वो करे, वो आपको करें, वो दें, लेकिन डिग्निटी और ऑनर के साथ हर आर्टिस्ट के साथ। जब जैसे माफ़ी के साथ जब प्राइड ऑफ पंजाब का अवार्ड हुकूमत पंजाब ने दिया उनको, तो उन्होंने ये कहा कि ये अवार्ड जो है सब सूबों में दिया जाए, क्योंकि पहला अवार्ड उनको मिला, ये 2013 की बात है गालिबन, सूरा सदफ जी ने उनको दिया। तो इस तरह की रिकग्नाइजेशन जो है वो सब आर्टिस्टों को हो, उनके मेडिकल्स फ्री हों, वो जब बीमार हों तो उनके वज़ाइफ लगे जाएँ, ना कि वो लगे जाएँ जिस तरह
पहले लगते हैं। हेल्थ कार्ड का नाम ही सुना जा रहा है। तब्दीली का सबसे बड़े सपोर्टर हम थे और तब्दीली मुझे लग रहा है, मैं 3 साल बाद आया हूँ तो मुझे हर जगह तब्दीली नजर आई है। अब्बा जी की तो क्या तब्दीली नजर आई है आपको? देखिए, तब्दीली तो ये है कि फनकार मेरा ख्याल है लाइव परफॉर्मेंस से ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिजी है। आप दिखावे में इतने के बिजी हो गए हैं कि पैसे कम कम आ रहे हैं, दिखा ज़्यादा रहे हैं जी। हम रियलिटी से दूर हो गए हैं। जैसे हम लोग हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, हर चीज़ बेसिकली अब फ़ोन के थ्रू लोग देखना चाहते हैं, तो वो फिर वो हर चीज़ जो है ना वेब पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है आपके। हजूर, सबसे पेनफुल ये है कि सोशल मीडिया के साथ साथ ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है कि आप पूछ नहीं रहे, लवाहिकीन से पूछें। मैं कहता हूँ कोई भी आर्टिस्ट हो, आप किस तरह हाउ कुड यू डू दिस कि आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप अगले की मोबाइल की फुटेजेस बना रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे और फिर अपनी तरफ से। अभी मैं कल एक जगह पे पढ़ रहा था कि गुलकार शौकत अली की दर्दनाक किसी ने लिखा हुआ है कि पेनफुल उनकी। अरे भाई, बात ये की थी कि गवर्नमेंट के लोगों को ऑनर के साथ लोग इतना प्यार करते हैं। आज मैं, मेरे वालिद, हम सारा ख़ानदान, ख़ास तौर पे शौकत अली फैमिली, इमरान शौकत, अमीर शौकत, हम जिंदा हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं। जितना इस मुल्क ने हमें दिया है उसको सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते। मैं खुद आर्टिस्ट रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, वहाँ पे भी शोज़ करता हूँ। मेरी म्यूज़िक एकेडमी है टोरंटो में। तो सिर्फ यही है, दरख्वास्त है कि अपने आर्टिस्टों की कदर करें। बिल्कुल ऐसे ही है, आर्टिस्ट की कदर करनी चाहिए। लेकिन आप अब चाहते क्या हैं? और वाले साहब की पहले तो बताएं, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है उस तरह जैसे, हाँ जी, जिस तरह होनी चाहिए तबीयत ठीक नहीं है। हम सिर्फ एक ही दरख्वास्त करते हैं कि सब आर्टिस्टों को, ज़ाहिर है वाले साहब भी, कि आप उनके मेडिकल्स फ्री करें, क्योंकि मेडिकल इतना उसका एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली। जिगर का हो, किसी को अगर किडनीज़ का है, वो इतना एक्सपेंसिव है। अगर मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं तो मियाँ साहब से कम कंट्रीब्यूशन नहीं है शौकत अली साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अगर खान साहब हैं, खान साहब की कंट्रीब्यूशन सियासत के अलावा बड़ी ये है कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और मैं खुद उनको, हम सब मोहब्बत करते हैं इस हवाले से। तो आर्टिस्ट भी इसी तरह होते हैं। तो आप आर्टिस्ट को उनकी जो मेडिकल है और उनके जो फाइनेंशियली चीज़ें, हम तो कर रहे हैं, हमने तो करना है, हमारी जन्नत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब करता हूँ, कनाडा में हूँ, मेरा बिज़नेस भी है लॉजिस्टिक में, और मेरे बड़े भाई हैं अमीर शौकत अली और इमरान शौकत अली छोटे हैं, वो माशाल्लाह अपनी अपनी जॉब्स करते हैं। सब अपने अपने सिलसिलों में हैं। वाले साहब ने बड़ा अच्छा घर बना के दिया है, हर शख्स को पता है शौकत अली का। लेकिन ये गुज़िश्ता 10 दिनों से एक ऐसा पोर्ट्रेट हो गया है, मैं ये नहीं कहता कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन वो पोर्ट्रेट इस तरह हो रहा है कि शौकत अली साहब जैसे कि इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन उनको हाँ इस तरह से नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑनर के साथ आप ऑनर के साथ। ठीक, अच्छा ये बताएं, जब आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर लोगों ने कहा नहीं कि भाई ये तो शौकत अली साहब आ गए हैं, और मतलब उनको किस तरह से ट्रीट किया उस टाइम? स्टाफ ने, एमएस साहब ने, मुश्किलात भी आई वैसे नहीं, शुरू में आई। स्टाफ ने, जो चीमा साहब हैं सर्विसेज हॉस्पिटल की, उन्होंने बहुत मोहब्बत की। उनके स्टाफ ने इतना प्यार दिया, यकीन कीजिए कि आंखें जो नम हो गई। लेकिन होता ये है कि जो शुरू में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, एक तो वो नहीं, दूसरा एक भाग दौड़ लगी हुई है मिनिस्टर्स में गुलदस्तों की कि तुम छोटा लेकर गए हो तो मैं बड़ा लेकर जा रहा हूँ, मैं उससे बड़ा लेकर जा रहा हूँ। तीसरी कंप्लेंट ये है कि सोशल मीडिया पे विदाउट इन्फॉर्मेशन आप ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिससे इंटरनेशनली लोग, आपके अपने मुल्क का इमेज ख़राब होता है। ठीक है ना। मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, अंकल अताउल्लाह खिलवी, आरिफ लोहार भाई, ये जितने लोग हैं ये आइकॉन है पाकिस्तान के। तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ मैं किसी के बारे में लगा दूँ तो मेरा तो किसी को पता भी नहीं है, नाल के हमसाये को नहीं पता होगा, उस बंदे का इमेज 99% ख़राब होगा। सो सिर्फ ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप अपने आर्टिस्टों की कदर करें, उनके मेडिकल सबके फ्री करें। बिल्कुल मेडिकल फ्री होने चाहिए। आखिर में आप जो आला ऐवानों में बैठे हुक्मरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस वो अपने में भी तब्दीली नहीं है तो हमने तो तब्दीली के नारे बहुत सुन लिए, और ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की बहुत सर्विसेज हैं। 55 ईयर्स हो गए जी उनको पीटीवी, और माशाल्लाह उसके बाद भी मुंसलिक हुए हुए। लॉट्स ऑफ हिट सॉन्ग्स हैं। ये छोटी बातें हैं कि उनके हेल्प की जाए उनके मेडिकल के लिए, लेकिन जो बड़ी चीज़ है
कि इन आर्टिस्टों के नाम के इंस्टीट्यूट हों, शाहराहों के नाम हो, जितने भी, जैसे हम यहाँ से जाते हैं नहर पे, तो मैं सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ आपका, और यही कहूँगा कि आप ये चीज़ पोर्ट्रेट मत कीजिए। अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों को आप लोगों की दुआएं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं हमारी आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की। मोहसिन शौकत अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जो है अपने शेयर किए चीज़ें। लेकिन नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की, 92 न्यूज़ की और पूरी कौम की दुआएँ हैं उस्ताद शौकत अली साहब के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती के साथ ठीक करके उनके घर वापस लेकर जाएं। यहाँ पर मुझे लेना है छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाने का घिनौना कारोबार न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ चुका है। ये कारोबार खुलेआम हो कैसे रहा है, कानून क्या है, और वो घर जहां बच्चे पुरआसाइश जिंदगी की खातिर निकले हैं और फिर वापस नहीं आए, वहां क्या बीत रही है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में कराची से सीनियर एंकर पर्सन, तहकीकाती सहाफ़ी अली रज़ा साहब, और इनके साथ साथ वीज़ा कंसल्टेंट अली शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया अली शेख साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मुतासरा शख्स मुजम्मिल ने भी। तो मुजम्मिल, पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर आप किस तरह से गए और क्या क्या आपके साथ मुश्किलात पेश आई और कहाँ गए आप? मैं तुर्की जा रहा था पहले, तो इधर से मैं लाहौर गया। सदाबहार के अड्डे से बस जाती है कोयटा में 24 घंटे का सफ़र करके। उससे आगे मैं जाके दोस्तों के साथ कोयटा के जो बलोचिस्तान के आदमी थे ना, उनसे तय हुआ कि हम इतने पैसे लेंगे तो आपको बॉर्डर पार करवाएंगे ईरान का और बलोचिस्तान का। तो उनसे हमने पैसे लेके तो उनको पैसे दिए। जब उसके बाद उन्होंने हमें रात को तकरीबन 8 घंटे का सफ़र करवा के ईरान के अंदर एंटर किया। ठीक है, उसके बाद 1-2 दिन उधर तकरीबन काफ़ी रात को फायरिंग हुई फ़ौजियों ने की जो उधर सरहद के ऊपर थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र से बचल ज़िंदगी में बच गई। 2-4 आदमी और अफ़गानी जो उनकी बेगम बच्चे थे, तकरीबन 4 बच्चे थे, और मियाँ बीवी थे अफ़गानी जिनकी डेथ हो गई थी जब फायरिंग हुई उधर। ठीक है, उसके बाद हमें सलफ डालों के ऊपर 60 आदमियों को रख के तो हमें ज़ैदान शहर के अंदर लेके गए। सही मुजम्मिल, यहाँ पर हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि बैरून मुल्क जाने का शौक़ आपको पैदा कैसे हुआ? क्या बचपन से ये शौक़ रखते थे और किस तरह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा फिर? नहीं, बचपन से तो नहीं शौक़ रखता कोई भी। हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना चले गए हुए थे, तो बस इसी शौक़ में हम भी चले गए उधर, जाकर उनकी तस्वीरें वगैरह देखी। लेकिन ये नहीं था पता कि किस किस हालात से गुजर के गए। जब ये गया उधर तो पता चला ना कि ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, कोई बहुत ही ज़्यादा। ठीक, मुजम्मिल, आपने राब्ता किससे किया था जब आप बाहर जाने लगे थे? तो आपने किससे कांटेक्ट किया? मेरा दोस्त जो उधर था ना, बाहर जो पहुंचा हुआ था तुर्की में, उसके साथ रब्ता हुआ, तो उसी ने ही सब कुछ बताया था कि इधर जाके अब जहाँ कोयटा में उतरोगे आगे ही वो जो है अफ़गानी लोग जो होते हैं उधर से ही पूछने लग जाते हैं कि हाँ जी कहाँ जाना है। जब हमारे पास बैग थे तो उनसे रब्ता, मसलन हमने तयशुदा जो रकम उनके साथ की, तो फिर हम आगे चले। तकरीबन 10-12 लड़के थे। तो मुजम्मिल, आपने अपने घर वालों को बताया था कि आप इस तरह से गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने आपको रोका नहीं? जी, मैंने बताया था अपने घर वालों को भी, रोका, लेकिन बस जुनून पैसे कमाने का, बस रोज़ी का इधर काम ही नहीं था, इस वजह से। ठीक, मुजम्मिल, आप गए कहाँ तक और क्या क्या बीती? हमारे व्यूवर्स को अपनी कहानी बताइएगा। मैं जब ज़ैदान पहुंचा उसके अंदर तकरीबन फिर हमने उधर
24 से भी ज़्यादा घंटे तकरीबन ज़दान से आगे सफ़र जो किया, चल चल के पैरों के ऊपर स्वैलिस हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो छाले बन गए हुए थे, तो भूखे प्यासे खजूरें और ये जो चने होते हैं काले बुझे हुए, ये लेके गए थे साथ। ये भी खाने को दिल नहीं था करता, भूखे हो गए, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे भूखे थे हम। तो 2 लड़कों की जब उधर डेथ हुई उसके बाद 2 लड़के पहाड़ियों से नीचे गिर गए, डालों के ऊपर, जो पहाड़ियों के ऊपर डाला चलाते हैं ना, 60 आदमी उन्होंने बैठाए होते हैं पीछे, ठीक है, छोटा सा डाला होता है, तो वो सारा ही पहाड़ी के नीचे गिर गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम 24 घंटे सफ़र तय करके कार की जो डिक्की होती है ना XLI की, उसके अंदर मुझे डाला गया 5 लड़कों को डिक्की में, ठीक है। तो जो अगले वाली सीट होती है ना जिसमें 3 आदमी बैठ सकते हैं, उसके अंदर 14 आदमी उन्होंने डाले। तो उसके बाद 2 फ्रंट में, फिर हमें तकरीबन 12 घंटे कार की डिक्की में सफ़र करवाया गया। सांस उधर आती नहीं थी, रबड़े वगैरह बैकलाइट खींच के थोड़ी सी ऐसे ऑक्सीजन हासिल की, ठीक है। उसके बाद हमें 24 घंटे बाद फिर हमें कंटेनर के अंदर डाला गया, जिसके अंदर 600 आदमी थे, अफराद थे, कि जिसके अंदर 200 जो है ना वो थी लड़कियाँ, 200 ही अफ़गानी थे और 200 ही हमारे पाकिस्तानी थे। उसके बाद हमें माको पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया गया था। वो पहाड़ी क्रॉस करते हैं चढ़ के, तकरीबन 12-13 घंटे चढ़ के पहाड़ी क्रॉस करते हैं, माको पहाड़ी जिसे कहते हैं, तुर्की के बॉर्डर से पीछे आती है, सही, ठीक है। उसके बाद एक नहर आती है जो बहुत ही तेज़ पानी उसका होता है, तकरीबन सारे लड़के जो होते हैं ना 40-50 एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चलना पड़ता है, सही। उसके अंदर कोई मर भी जाते हैं, कोई पार भी हो जाते हैं। वो अंदर तकरीबन तुर्की के अंदर एंटर होता है वो नहर। तो उसके बाद हम उधर दोगोबिया शहर के अंदर मैं पहुंच गया था, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों के साथ, ठीक है। यकीनन मुजम्मिल आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप पकड़े कहाँ गए थे? मैं दोगोबिया शहर में, तुर्की के दोगोबिया शहर में। किस तरह से पकड़े गए? तकरीबन हम कंटेनर के अंदर ही थे उस वक्त, तो कंटेनर जो है ना पकड़ा, लेकिन आवाज़ नहीं थी आ रही। हमारे साथ एक लड़का था जो ईरान से हमारे साथ चला था, ठीक ठीक। वो उसको ना ज़बान आती थी उसकी, फ़ारसी जो उधर चलती है। वो पूछ रहा था कि चेकिंग पोस्ट आई थी, तो वो ना करंट लगाने लगे थे कंटेनर को। उसने कहा कुछ नहीं है अंदर। मुजम्मिल, आपकी कहानी तो हमने सुन ली। अली शेख साहब, आपका कहानी हमने सुनाने का मकसद यही था अपने नाजरीन को कि उनको अवेयरनेस हो कि किस किस किस्म की मुश्किलात जो हैं उनको पेश आती हैं। तो आपके सामने कितने केसेस जो हैं इस तरह से आपने देखे हैं, या फिर कौन कौन से इस टाइम कितनी तादाद में नौजवान हैं या लोग हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं? देखें जी, तादाद तो बहुत ज़्यादा है जो बाहर जाना चाहते हैं, और ये दोनों साइडों से जो जाना चाहता है और जो झुकावा देना चाहता है, जो कहता है कि मैं ले जाऊंगा, ये दोनों तरफ से मिलके चलती है जी। एक साइड से नहीं चल सकती। आपको आके कोई मजबूर नहीं कर सकता जाने पे, आपके पास विल होती है बाहर जाने की। ठीक। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि इनके दोस्त थे, अब दोस्त का काम था ये सारा इनको एक्सप्लेन करके बताना, बिल्कुल, ताकि ये एक इन्फॉर्म चॉइस लेके जाते। होता यहाँ पे ये है जो मेरे मुशाहिदे में आता है कि आपके गली मोहल्ले में कोई दोस्त बाहर गया होता है, बिल्कुल, वो ये नहीं बताता वो पहुंचा कैसे, यहाँ वहाँ उसने क्या क्या दिलदर देखे, वो घर पैसे भी जुआता है, उसका यहाँ नया घर बन जाता है, उसको यहाँ से और ऐसे वो चीज़ें नज़र आती हैं कि अगले का दिल करता है कि यार ये तो चला गया है और इनको पता भी है गलत तरीके से गया है। अब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ,
वहाँ से एक बात शुरू होती है। बिल्कुल। उस ख्वाब को परसू करने के लिए जो है फिर ये सारे काम होते हैं। जो ये अपनी कहानी बता रहे हैं, अगर ये इनको पहले पता होती बिल्कुल तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये काम ये करते, जहाँ पे ज़िंदगी और मौत का जो है वो सारा आ जाता है सामने हो। ये एक कहानी है। इस तरह वो लोग ये तो वहाँ पहुँच नहीं सके, मुझे नहीं पता कि इनको दिखाया क्या जा रहा था कि इन्होंने कहाँ पे जाना है, पर ये सारी जर्नी इस तरह बाय रोड तय करना ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। मैंने बाहर लोग देखे हैं बहुत सारे, वो पहुँच गए हुए हैं। अब उनकी कहानी जो है इनकी कहानी से कम नहीं होती है। बिल्कुल। वो पहुँच गए हैं, पर अब वहाँ पर इंग्लैंड में अगर कोई ऐसा आदमी बैठ गया जो इलीगल है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिल्कुल, अब वो काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पास राइट टू वर्क होगा, वहाँ पे उनको राइट टू वर्क चाहिए, उनको प्रॉपर आईडी चाहिए, वो उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि नहीं बनेंगी। अब दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, अब नहीं बनेंगी। सही। जब वो नहीं बनेंगी तो यहाँ से जब आप जा रहे हैं, अगर ये सारी मालूमात आपके पास हैं तभी आप वहाँ जाके काम भी कर सकते हैं। लेकिन अली शेख साहब, यहाँ पर हमें ये बताइएगा कि गैर कानूनी तरीके से लोग जाते क्यों हैं? क्या कानूनी तरीका में इतनी मुश्किलात होती हैं कि वो गैर कानूनी तरीके को चूज़ करते हैं? देखें, अगेन डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। जो देखें, मैं ये सोचता हूँ ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी। इसके अंदर इस तरह के लोग, मैं इनको ये बोलूँगा कि ठीक है जो भी इन्होंने काम किया, इनको ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए था, बट टू सम एक्सटेंड इनकी मासूमियत भी थी। जो इनको बताया गया, जो इनको सुनाया गया, उसको इन्होंने फॉलो कर लिया। प्लस कोई ऐसा लीगल चैनल नहीं है जहाँ से इनको जो अब आप गाइड किया जा सके। यहाँ पे जैसे भी इसमें एजेंट्स की बात आती है, एजेंटी जो है ये जब तक इसको टैकल नहीं किया जाएगा, ये वाला मामला चलते रहेंगे। मेरे पास कोई अगर आता है, मैं पहले उसकी बात सुनता हूँ, उसकी ख्वाहिश को सुनता हूँ, अब देखता हूँ कि उसकी ख्वाहिश में और लीगल तरीके में आपस में मैं कैसे उसको पैचअप कर सकता हूँ। अगर तो उनका पैचअप बनता है, वो कैटेगरी जिसमें वो जाना चाहते हैं बनता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ। मुश्किल, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल। जो मुश्किलात इन्होंने सही हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल कोई जेन्युइन लीगल तरीका है ही नहीं। ठीक हो, क्योंकि उसमें आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी है। बिल्कुल। उसके अंदर आपकी एक वकार है, आपका प्रॉपर चैनल आप जा रहे हैं उसके अंदर, और इसमें आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, वहाँ जाके आप काम भी कर सकते हैं, और जो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप करना चाहते हैं वो आप अचीव भी कर सकते हैं। एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे काम पे जाना है, मुझे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसके पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उस सारी चीज़ को देख के गेज करके आप उसे कहते हैं, अगर आपको नॉलेज है, एज अ लॉयर आप उसको देख रहे हैं कि जी ये इस वक्त फलाने मुल्क के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर इतना टाइम लगेगा, इसकी जो फ़ी है वो इतनी है, आप इसको फॉलो करें। बिल्कुल, इसको फॉलो करना चाहिए। अली रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली रज़ा साहब, वैसे तो हमें हमारे साथ एक मुतासरा शख्स भी मुजम्मिल, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई है, लेकिन इस तरह के कौन से एजेंट्स हैं या कौन लोग हैं जो इस तरह के जो मुतासरा शख्स हैं, जैसे मुजम्मिल है, इन लोगों को इन अपने घरों से बाहर निकाल के मुश्किलात की तरफ ले जाते हैं गैर कानूनी तरीके से? इकरा बुखारी, सबसे पहले तो मेरा सबको सलाम पहुँचे। आप जितने भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में लोग मौजूद हैं, मैं बहुत देर से गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने प्रोग्रामों के नाते, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाके प्रोग्रामों को बनाया है, इंसानी स्मगलिंग के प्रोग्रामों को। मैं आपको बताऊं कि मैं इटली गया हूं इसी काम के लिए, मैं फ्रांस गया हूं इसी काम के लिए, बेल्जियम गया हूं इन्हीं मामलात को देखने के लिए, लंदन में मैंने इन्हीं मामलात को देखा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मामला यह है इकरा कि कोई शख्स भी अपना घर, अपना वतन, अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात ऐसे बन जाते हैं कि आदमी मजबूरन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ से वहाँ नक़ल मकानी करता रहता है कि किसी तरह उसका मुस्तक़बिल बेहतर हो जाए, किसी तरह वो बहुत बेहतरीन रोज़गार कमाने पर लग जाए। अब मामला यह है कि बेहतरीन रोज़गार कमाने के मामलात को लेकर आदमी
एजेंटों के हाथों में फंसता है। देखिए, ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की एक बेल्ट है, यानी जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ, ये एक पूरी बेल्ट है जिस बेल्ट के लोगों का एक तो पहला क्रेज़ ये है कि हर घर के कम से कम 2-3 लोग अब्रॉड में होने चाहिए। चलिए, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए, लेकिन इस रोज़गार को हासिल करने के लिए अपनी जान जोखम में डालना, अपने आप को तबाहियों बर्बादियों के हवाले कर देना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी एजेंट्स हैं ना, दुनिया में जहाँ भी आदमी धोखा खाता है, ये वसूख के साथ मैं बात कह रहा हूँ, इंसान जहाँ भी धोखा खाता है ना, अपनी लालच में खाता है। बिल्कुल। इस वजह से कि शायद मुझे ये फ़वाइद हासिल हो जाएंगे, और उसका नुकसान ये होता है कि एक आदमी यहाँ से ट्रैवल करके जाना चाहता है, फ़र्ज़ कीजिए इटली, या फ़र्ज़ कीजिए फ्रांस जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाहता है। आप यकीन मानिए, खुदा की कसम, अगर वो हालात व वाक़यात मैं आप तक बयान करना लगूँ तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि इतने मसाइल झेल के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं। ठीक है, देखिए, आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले कोयटा में एक कंटेनर पकड़ा गया था जिसमें से तकरीबन 172 लोगों की लाशें बरामद हुई थी। उसमें मासूम बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे। ये वो लोग थे जो चमन से चले हैं और ये जाना चाहते थे इटली के बॉर्डर पर। ठीक है, रास्ते में गर्मियाँ ख़तरनाक थीं, उस कंटेनर में हवा का कहीं गुज़र नहीं था, और आखिर यह हुआ कि 172 के 72 लोग एक दूसरे को, ऑक्सीजन जब ख़त्म हुआ तो एक दूसरे को काटने लगे, मारने लगे। कई लाशें ऐसी निकली हैं जो ज़ख्मी लाशें थीं, मासूम बच्चे भी उसमें थे, उनके वालिदैन भी उसमें थे, भाई भी उसमें थे, और वो सब के सब मरे हुए निकले। क्यों? कि उनको ये उम्मीद थी कि वो यहाँ से जाके किसी मुल्क में और रोज़गार कमाएंगे। इटली में लोग कैसे जाते हैं आपको मैं बताता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ दुनिया को ये पता चले कि और महफूज रहे वो इन मामलात से, ताकि आगाही हो ना लोगों को। यहाँ से कमबख्त लोग ले जाते हैं उनको, यहाँ से ले जाते हैं लॉन्च के ज़रिए। लॉन्च के जरिए ले जाने के बाद अली रज़ा साहब, हम यहीं से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहीं से हम आके उन्हें बताएंगे कि किस तरह से होता है और इस तरह के कारोबार जो गैर कानूनी तरीके से किए जाते हैं, खैर खास तौर पर इनको रोका कैसे जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कि किस तरह से इसको रोका जाए। तो अली रज़ा साहब, आप बताइएगा, क्या पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग करने वाले ऐसे अफराद के खिलाफ कोई कानून मौजूद है, कोई कार्रवाई होती है? अच्छा इकरा, मैं गुफ्तगू यहाँ से कर रहा था कि इस कदर मुश्किलों से सोबतें झेल के जो लोग पहुँचते हैं ना बेचारे, अपनी मंजिल पर पहुँचने की कोशिशें करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं कि जो वहाँ पर पहुँचे हुए। आप ये सोचिए तो सही कि MBBS डॉक्टर वहाँ पर उन मुल्कों में जाके चूने के काम कर रहे हैं, उसका मजदूरी का काम जो कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, CA किए हुए लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, मैंने जो देखा है मैं हैरान और परेशान हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार खुदा के वास्ते मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आने का फ़ायदा क्या हुआ। एक आदमी ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई कि रात के अंधेरे में उन्होंने मुझे ऊपर टीले पर खड़ा किया और उन्होंने कहा नीचे देखो गौर से, लॉन्च खड़ी है, इस लॉन्च में तुम्हें जाना है। तो उसने कहा सर मैं कैसे जाऊँगा। उसने ऊपर से धक्का दे दिया लॉन्च में। वो टूटी हुई टांग लेकर 5 दिन सफ़र करता रहा बेचारा, और उसके बाद आखिर ये हुआ कि वो किसी तरह पहुंच ही गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान को पता है चाहिए क्या? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ये कि ऐसे जराइम पेश अनासिर की बेखुनी के लिए इस कदर सख्त अहकामात होने चाहिए, कवानीन होने चाहिए इतने मजबूत तरीन कि जिन कवानीन के बाद जिन
कानून के नाफिज होने के बाद किसी को ये जुर्रत ना हो कि यहाँ से इंसानी स्मगलिंग के काम शुरू कर सके। नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर ये जैसे इंसानी स्मगलर्स हैं, ये मासूम इंसानों को खिलौना बना के खेलते हैं। चूँकि मैं एंटी क्राइम के ऊपर काम करता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जराइम पेश अनासर नए नए हथकंडे इस्तेमाल करके मासूम इंसानों को खिलौनों की मानंद खेलते हैं, उनसे नाजायज़ दौलत हासिल करने की खातिर। और उसके बाद होता क्या है? होता सिर्फ ये है कि वो पकड़े जाते हैं, ज़्यादातर पकड़े ही नहीं जाते। अगर पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद एविडेंस नहीं होते उनके, FIA ये जो बनता है, बिल्कुल ये बनता है जुरिस्डिक्शन FIA का। FIA पकड़ता है उनको। अब पकड़ने के बाद गवाही मुकम्मल होती नहीं है, विटनेस नहीं होगी तो मुल्जिम को आप कभी भी सज़ा नहीं दिलवा सकते। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जुर्म हो जाता है, जुर्म होने के बाद जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहती हैं कि आइए जनाब, आप तशरीफ़ लाइए, आपके साथ ये जुर्म हुआ है और आप आके FIR करवाइए, आप ये एंट्री करवाइए, आप ये अदालत पर खड़े होकर बोलिए कि हमारे साथ इसने जुल्म किया, बस वहाँ पर लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत राइज है बात कि जी जराइम पेश अनासर को सज़ाएँ नहीं मिलती। जराइम पेश अनासर को अदालत तक पहुंचाना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। अदालत में खड़े होकर मुल्जिमान को शिनाख्त करना, मुल्जिमान के जराइम के बारे में बताना मुद्दई का काम है, उसको चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अली रज़ा साहब। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, इंसानी स्मगलिंग के केसेस होते हैं, पहली बात तो ये कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ तक ये टेलीविज़न देखा जा रहा है, कि खुदा का वास्ता एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर अपने मुस्तकबिल को हसीन बनाने की खातिर अपना हाल बर्बादियों के हाथों में नतीजे, बिल्कुल तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं और कुछ नहीं होता। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अप्लाई करने चाहिए, इसके अलावा बेकार है, सब कुछ फजूल है। बिल्कुल दूसरों के हाथ लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें और बाहर जाएं। अली रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अली शेख साहब, आप लास्टली मैसेज दे दें, क्या हल है, क्या किस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं? देखिए, दोनों साइडों को डील करना पड़ेगा। एक साइड तो जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ जो बाहर जाना चाहता है उसको। जी अली रज़ा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपके पास 1 सेकंड के बाद आती हूँ। जी, पहले तो जो बाहर जाना चाहता है, ठीक है, उसको अवेयरनेस दी जाए कि क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जाके देख के आए और फिर सबको बताए। बिल्कुल ऐसे जैसे रज़ा साहब ने फरमाया, इनको मालूम है, ये अवेयरनेस देते हैं। इसी तरह कोई लॉ के सिंपोजियम होने चाहिए, गवर्नमेंट सतह पर कोई काम होने चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, जो ये गलत मशवरे देते हैं उनको गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जो है पूरे यूरोप के अंदर, ये एडवाइस जो है ये रेगुलेटेड एडवाइस है। बिल्कुल। ताकि जो आपको मशवरा दे रहा है वो आपको लीगल तरीका बता सके। अब अगर वो, जैसे रज़ा साहब ने फरमाया, FIA की बिल्कुल इसके अंदर जुरिस्डिक्शन है, लेकिन FIA भी, उनके पास भी मेरा नहीं ख्याल कि इतना जामिया नेटवर्क है जिसके अंदर वो इन सारी चीज़ों को वो रोक सकें। बिल्कुल। सो नई लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेजिस्लेशंस की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अली शेख साहब। अली रज़ा साहब, आप लास्टली क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया के तमाम अपने बहन भाइयों को, माओं को, बेटों को, दोस्तों को, कि खुदा के लिए इल्लीगल कामों से परहेज़ कर लीजिए। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम आज भी इंसानी स्मगलरों के हाथों में तमाशा बने हुए हैं। और देखिए, खुदा की कसम मैं आपको बता दूँ, अपने बहनों की शादी का जेवर बेच के, अपने घर की जिससे रोज़ी रोटी चलती है ज़मीनें बेच के, लोग इन इंसानी स्मगलरों के हाथों में तमाशा बन जाते हैं। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी मज़ीद 10-20 साल तक परेशानियों का शिकार हो जाती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, बेसिकली इसका मतलब ये था कि बाहर जाने की मोटिवेशन को रोका जाए, और ये बहुत ज़रूरी है, और यकीनन आपकी रहनुमाई भी की होगी हम लोगों ने, और इसके थ्रू आपकी रहनुमाई हुई होगी, और इस तरह की जो मोटिवेशन है उसको आप भी कंट्रोल करेंगे, और बाहर जाने का जो ये जज्बा है, जोश है, इसको थोड़ा कम करके अपने मुल्क में आप बैठकर अच्छे तरीके से और कम पैसों में अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं।
नाज़रीन, क्या कोई मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, इसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, रिश्ते आखिर टूट क्यों जाते हैं और लोग गलतियाँ क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं और फिर कौन कौन से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसी पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। गुलाम हुसैन अवान ब्यूरो चीफ लंदन है और इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर मोहम्मद असलम शेख माहिर कानून लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। इनके साथ साथ हमें सादिया सादात माहिर नफ्सियात भी हमें ज्वाइन करेंगी और चौधरी वसीम अख्तर वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज़ कमीशन लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इनके साथ साथ हमें मैच मेकर तहमीना साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया तहमीना साहिबा आपका भी। तो पहले तो आपकी तरफ आऊँगी गुलाम हुसैन साहब, आपकी तरफ ये पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर इस चीज़ को करती हैं कि जी हमने रिश्ते बाहर करने हैं और क्या क्या उनके आगे सर्कमस्टांसेस आते हैं और क्या क्या मुश्किलात फिर उनको देखनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि ये मसला काफ़ी देर से यहाँ पर चलता आ रहा है, चूँकि एक जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर वो है फोर्स मैरिजेस का। यहाँ से भी काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि हम अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें और वालिदैन कोशिश करते हैं कि जो उनके पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदार हैं वहाँ पर अपनी बेटे या बेटी की शादी करें। बाज़ का जो है वो बच्चों की मर्जी नहीं भी होती, लेकिन वो बच्चों को किसी बहाने से वहां ले जाते हैं और वहां से शादी करके स्पाउस को यहाँ ले आते हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जब स्पाउस यहाँ पे आता है तो यहाँ पर जो कल्चर ज़ाहिर है डिफरेंट कल्चर होता है, तो बहुत सारे जो कपल हैं वो उनकी आपस में नहीं बन पाती सिर्फ इसी वजह से। तो फिर एंड अप जो है वो डिवोर्स हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी और एशियन फैमिलीज हैं उनमें डिवोर्स की रेशो दूसरों से कदरे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि शादी करते वक्त जो दूसरे मुल्क में जा करते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो बच्चों की इस तरह राय नहीं ली जाती जिस तरह उनसे राय लेनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर जो रिश्ते जब ऐसे भी यहाँ पर लेकर आते हैं कि जो बच्चा लड़का यहाँ पर है और लड़की के घर रिश्ता गया है तो उन्होंने कहा जी ठीक है लड़का लंदन में है तो हम कर देते हैं। बाज़ का ये भी होता है कि लड़के की दूसरी शादी होती है, पहली शादी उसने नहीं बताई होती। इस तरह लड़के की जॉब का उनको सही तरीके से मालूम नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़रा कम होते हैं कि यहाँ पर जो बंदा है उसके बस यही टैग होता है कि जो वो यूरोप या लंदन के अंदर है तो बस इतना ही ठीक है। लेकिन जब वो शादी होकर यहाँ पर आती है तो फिर जो है ना चीज़ें दूसरी खुल के सामने आती हैं, तो फिर मसले मसाइल शुरू हो जाती हैं। और उससे भी बड़ा ये मसला होता है कि चूँकि वो लड़की अगर यहाँ पर अकेली है तो उसका और यहाँ पर कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके, जिसके साथ वो अपने मसाइल डिस्कस कर सके, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जो लोग यहाँ पर सोशल वर्कर्स हैं जो इस केसेस से डील करते हैं वो ऐसे केसेस उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। और गवर्नमेंट भी जो है वो ऐसे केसेस को फिर उनको डील करती है और काफ़ी मुश्किलात हैं। उसी वजह से काउंसलिंग की जाती है। और जो कम्युनिटी के अंदर जो होम ऑफिस है उन्होंने अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन शुरू कर रखी हैं और स्पेशली जो है वो फोर्स मैरिज यूनिट भी कैंप किया हुआ है ताकि अगर कोई बच्चा या बच्ची अगर महसूस करती है कि ज़बरदस्ती उसकी शादी की जा रही है तो वो उनको बता सकती है जिससे वो एक्शन हरकत आती हैं उससे जो है वो एक्शन लेते हैं। तो ये इस तरह यहाँ पे है मसले जिससे जो निपटा जा रहा है। बिल्कुल। सादिया आप बताइएगा लोगों की साइकी क्या है, क्यों इतना प्रेफर किया जाता है बाहर के रिश्तों को? अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो ख्याल है कि जो लोगों के लिए वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि बेरोज़गार के मौके कम हैं, इंसेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10-11% है पाकिस्तान में, तो लोग एक ये इजी वे आउट समझते हैं कि बाहर चले जाएंगे और बाहर पैसा कमाना बहुत इजी है। जबकि आप यकीन करें जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको इतनी दुश्वारी से गुजरना पड़ता है। जैसे अली अजहर साहब बता रहे थे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ये जो ऐसे लोग होते हैं आप यकीन करें उनको हर वक्त डर लगा रहता है कि वो कभी भी किसी टाइम पे भी पकड़े जा सकते हैं। ना उनका कोई मेडिकल सीन हो मतलब चेकअप हो सकते हैं, ना किसी और तरीके से
और ये इसके ऊपर दिन ब दिन मतलब इसके ऊपर सख्ती करते जा रहे हैं। जो भी लड़की या जैसे लड़का जो इधर आते हैं डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर, उनको वो अब उन्होंने ये कर दिया है कि जो डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर है अब उनको इवन NHS वगैरह की फ़ीस पे करनी है। तो इट्स नॉट ईजी, जो कि पहले किसी ज़माने में लोग समझते थे, और अब सीरियसली उनके ख्याल ये है कि यहाँ पे ईजी है, यहाँ पे इतनी मेहनत से करना पड़ता है लोगों को काम। और आई थिंक जो लोग भी आते हैं वो बेचारे दिन रात काम करते रहते हैं और उनकी साइकी यही होती है कि बस सिर्फ काम करना है। और डिप्रेशन, कई दफ़ा मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर बेचारे जो लोग हैं वो इधर कमाते हैं और फिर पीछे पैसे भेजते हैं, क्योंकि पीछे भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स उनका मकसद ही भेजने का ये होता है कि हम उनको उम्मीदें बंदी होती हैं कि हमें पैसे आएंगे। और फिर जो यहाँ पे जो इनका स्पाउस है वो उनके साथ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं कि भाई पीछे ही क्यों पैसे भेज रहे हैं। और इस केस के अंदर फिर मतलब उनको डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो उनकी उम्मीदें नहीं पूरी हो सकती हैं। ठीक हो गया। वैसे चौधरी वसीम साहब, ये बहुत ज़्यादा। सादिया क्या कहना चाह रही हैं आप? जी नहीं, अब जैसे ये क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ये जो कई दफ़ा होता है, अक्सर ये भी होता है कि जो लोग ये बेचारे पैसे पीछे भेज रहे होते हैं कि उनकी कोई फाइनेंशियल फुटिंग हो जाएगी, जब कल को वो बाहर वापस जाते हैं उनको पता चलता है उनकी मालियत के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, सारे बहन भाई या वो लोग ले लिए। तो मैंने कई केस देखे जो एक्चुअली जब उनको ज़रूरत पड़ती है उन पैसे की जो वो भेज रहे होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, इधर उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है इसी क्लैश की वजह से, क्योंकि उन्होंने फैमिली को सपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में एक ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन बनाया है ऐसे लैंड ग्रैबिंग के जो माफिया है उसको करने के लिए, लेकिन वो प्रोसीजर इतना लेबोरियस है कि मतलब उसमें उनको कोई हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता है। तो मैं बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर आके इस जो लेके आते ना उम्मीदें, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक हो गया, डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं। वसीम अख्तर साहब, वैसे जो कोई कानून वगैरह है वहाँ पर ऐसा कि जिस तरह से यहाँ पर से शादियाँ करके लोग ले जाते हैं लड़कियों को, यूके में ख़ास तौर पर प्रेफर किया जाता है यूके को, ऐसे क्यों किया जाता है? कोई कानून है इस तरह का जो इनको चीज़ों को टैकल करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपने भाई गुलाम हुसैन साहब को सलाम कहना चाहूँगा। मैंने लेटली इनके साथ यूके में 2 प्रोग्राम किए थे, आपकी होस्ट हैं शाजिया उनके साथ, जहाँ इन्होंने एक प्रॉपर जैसे खुली कचहरी होती है वो उस तरह का वो प्रोग्राम था, मेयर भी बैठे थे। तो यहाँ भी वहाँ पे कुछ रिलीजियस लोगों को भी बुलाया गया था और यही टॉपिक वहाँ पे डिस्कस हुआ था। आई थिंक यूके में भी अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब जो ये फोर्स मैरिजेस रिसेंटली कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, फैमिली को अवेयरनेस आ गई है। पहले ये मामला होते रहे हैं। मैं खुद यूके में कम हो गई, खुद मैं यूके में सोशल सर्विसेज के साथ काम करता रहा हूँ 15 साल पहले, तो तब ये इंसिडेंट्स होते थे। अब क्योंकि और सेकेंडली जब से ये मीडिया और ये चेक खुला है, ये सोशल नेटवर्क बड़ा है, तो लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको भी पता चल गया है कि जो यूके के लोग वहाँ की कितनी हार्डशिप से वो गुजर के वो आगे आते हैं। आज से 15-20 साल पहले जो सिस्टम था कि लोग यूके से यहाँ आते थे, पैसे खर्चते थे, 2 साल बाद 3 साल बाद 10 दिन के लिए आए, खुले पैसे खर्चे, तो यहाँ वालों को लगता था कि पता नहीं वहाँ कितना वो नदियाँ बह रही हैं पाउंड्स की, और जाते ही हमने वो सड़कों से पाउंड इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं। लेकिन जब से सोशल नेटवर्क बढ़ा है लोगों का, सोशल मीडिया के थ्रू, जो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू, तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि यूके या यूएसए जितनी भी बाहर की कंट्री हैं उनकी लाइफ भी जो है कितनी वो हार्ड लाइफ है, वहाँ पे इतना पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और सेकेंडली जितने मसाइल होते थे उनकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो मेंटल कंपेटेबिलिटी थी, जो जिसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता था। पहले मेनली जो शादियाँ होती थी ऐसे वो फैमिलीज़ में होती थी, आए उधर से लड़का आया, चचा की बेटी, फुफ्फो की बेटी, लड़की आई है तो ताया का बेटा, और जिन लोगों की फैमिलीज उधर होती थी ना उनके बच्चे भी थोड़े ऐसे ही थे, पढ़ाई पे तो जो कम करते थे कि कहीं ना कहीं हमने बाहर तो चले ही जाना है तो उधर चले जाएंगे। तो इस वजह से क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनका मेंटल लेवल यहाँ के बच्चों से नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ पड़ते थे। लेकिन क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, एंड आई एम श्योर कि अब तो पाकिस्तान में भी फोर्स मैरिजेज जो हैं वो बहुत रेयर सुनने में आती हैं। यहाँ पे इतनी
इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतना कानून स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ला के कोई यहाँ किसी की फोर्स मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं रहा। और सेकेंडली मेरी बहन ने कहा जी OPC के मतलब उन्होंने बात की जी वहाँ पे केसेस जाते हैं तो लेंथी प्रोसीजर है। इन्हें मैं बता दूं कि हमारे पास एक भी ऐसा केस रजिस्टर नहीं हुआ। हमारे पास 21,000 केसेस हैं, उनमें से एक भी ऐसा केस नहीं है जो किसी की फोर्स मैरिज के मतलब हो या कोई इस तरह का हो। हाँ, कुछ फैमिली रिलेटेड केसेस आते हैं, उनमें जो पहले चीज़ें होती रही हैं कि जब इधर से शादी के शौक़ में उधर 2 बच्चों वाले से शादी कर ली, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा से वाले से शादी कर ली, ऐसे ही लड़कों के लिए जो एज से ज़्यादा एज वाली लड़की से शादी कर ली, वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती थी। हमें में ज्वाइन किया है बर्मिंघम से फैमिली सपोर्ट वर्कर हैं रुबाब मलिक। बहुत शुक्रिया रुबाब आपके वक्त का भी। रुबाब, कहिएगा जो लोग बैरून मुल्क से आते हैं और पाकिस्तान से लड़के या लड़कियों की शादियां करके ले जाते हैं, उनकी साइकी क्या होती है? क्यों आगे सिर्फ पाकिस्तान से ही लड़के लड़कियों की लेके जाते हैं शादियां करने के लिए, वहीं से क्यों नहीं शादियां कर लेते? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी, इसकी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि वहाँ के लोग बड़े भोले वाले हैं और आराम से दबाव में आ जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है। फिर दूसरा, उनको ये पता होता है कि इन लोगों को यहाँ का कुछ भी नहीं पता। जब यहाँ लेके आएंगे तो गाय की तरह ये आगे पीछे होंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया था कि डिप्रेशन की वजह बड़ी ये होती है कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो उनका वहाँ का जो माहौल होता है वो इस्लामिक होता है, जो भी है। लेकिन अगर आप यकीन माने, अभी यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ इस्लाम है और पाकिस्तान में उस तरह से इस्लाम की इतनी बातचीत नहीं होती है। तो उस वजह से डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन और बहुत से मामलात होते हैं यहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सबसे बड़ा जो डिप्रेशन है वो इस वजह से होता है कि वो एक तो दयारे गैर में होते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। कहते हैं ना कि बहुत से मसाइल, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये लोग दयारे गैर में होते हैं, अपने मुल्क से बाहर होते हैं, अपनों से बहुत दूर होते हैं। तो डिप्रेशन की एक वजह तो ये होती है। दूसरी सबसे बड़ी जो मुझे वजह लगती है वो है यहाँ का मौसम जो होता है वो बहुत बुरे तरीके से आपके सेहत पर असरअंदाज होता है, तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। मौसम आप कह रही हैं कि बड़ा असरअंदाज होता है और डिप्रेशन का बायस बनता है। तहमीना साहिबा से थोड़ी सी बात कर लें। तहमीना साहिबा, वैसे आपके पास भी आते होंगे रिश्ते लेके लोग कि भाई हमने यहाँ करना है, तो कौन सी क्लास है जो कि ज़्यादा प्रेफर करती है बाहर के लोगों को, मिडिल क्लास या एलीट क्लास? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं कि वो इसलिए कि शॉर्टकट जाने का, बाहर जाने का शॉर्टकट। और मैं आपके तवज्जुह से ये बताऊं कि अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है और आप लाखों भी किसी मैच मेकर को दे दें कि जी हमारा कहीं बाहर करवा दें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों को भी बहुत सी अवेयरनेस आ गई है। वो भी इस तरह नहीं कि पहले पाकिस्तान से कोई भी हो तो वो शादियाँ कर लें। उन वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी देखी जाती है प्रपोजल्स के लिए। लेकिन तहमीना साहिबा, देखा है हमारी सोसाइटी में अगर देखें लड़के लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं इसी सोच के साथ कि जी हमने बाहर ही शादी करनी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है बाहर के लिए, लेकिन ज़ाहिर है प्रेफरेंस होती है कि ज़ाहिर है यहाँ पे वही फाइनेंशियल ज़रा आप अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे अर्निंग ज़रा बेहतर होती है। लेकिन वही बात है कि वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है और यहाँ की बच्चियाँ की एडजस्टमेंट ना होने की वजह भी है। यहाँ पे आप देखें सर्वेंट अवेलेबल है, वहाँ जाके फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, जॉब भी करना, घर भी देखना, उसी से डिप्रेशन भी हो जाता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मिसमैच। वही कंपेटिबल मैच जहाँ भी होगा। तो आपने अब तक जितने भी करवाए हैं क्या वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं या फिर मेरे पास जो क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं 99% जो बाहर प्रपोजल्स हुए हैं वो सक्सेसफुल हैं। अच्छा। इसलिए कि क्वालिफिकेशन वाइज कंपेटिबल मैचेस थे उनके आपस में और इसलिए कोई इशू नहीं हुआ। कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। हाँ, वो देखनी पड़ती है। चलिए ठीक है जी, मजीद भी हम इस पे बात करेंगे और हल क्या है, क्यों इतने ज़्यादा बाहर के रिश्तों को प्रेफर करते हैं, इससे ऊपर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेना छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे रिश्तों के ऊपर कि लोग बाहर रिश्ते क्यों प्रेफर करते हैं और उनकी प्रेफरेंस क्यों है ऐसी कि उन्होंने बाहर ही रिश्ता करना है। तो रुबाब, आपकी तरफ आऊँगी, आप ही बताइएगा मज़ीद, क्या हम ये कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं?
धूल के ढोल वाकई में सहाने होते हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये जो रिश्ते होते हैं, जब ये पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते जब यहाँ होते हैं तो वो तकरीबन मैच हो भी जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात की वजाहत करना चाहूँगी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते भी हैं तो वो अनपढ़ ही कहलाते हैं। जितना भी पढ़ के आएंगे, इवन डॉक्टरेट भी की हुई, आपने डॉक्टर भी बने हुए हैं, कोई भी आपके शोबे से आप वाबस्ता है, यहाँ आकर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। और ये भी किस्मत की बात है कि यहाँ पे जब आते हैं तो आपको इजाज़त भी घर वालों से मिलती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो वहाँ से पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने नंदों के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या पाल रहे होते हैं या घर के काम काज कर रहे होते हैं। उनको तो इतनी भी इजाज़त नहीं होती है कि अपने घर वालों से प्राइवेसी में बात कर सके, और टीवी तक देखने की इजाज़त नहीं होती है। तो बहुत से मुजालिम भी ढाए जाते हैं यहाँ पर, ना सिर्फ लड़कियों पे, लड़कों पे भी, लड़कों को भी वहाँ से जब यहाँ लाया जाता है तो इस तरह के भी हालात होते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। और फिर आपने एक बात ये थी कि बहुत से लोग होते हैं वो शादीशुदा होते हैं, यहाँ पर जाके फिर वहाँ पर शादी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये जब वहाँ पर जाकर शादी करते हैं जी, और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों को ये नहीं मालूम कि, बल्कि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि जब यहाँ पे आप यहाँ से जाके वहाँ पर एक शादीशुदा इंसान शादी करता है तो वो यहाँ पर अपने पार्टनर को नहीं बुला सकता। बाय लॉ ही इज नॉट इवन अलाउड, तो वो बुला भी नहीं सकते हैं। तो वो बेचारी वहीं पे रहती है अब बेचारा। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो यहाँ से जाके वहीं पे बस जाते हैं, और क्योंकि यहाँ वो निकम्मे होते हैं, ना उनके पास कोई काम होता है, ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, तो उनके लिए इजी ऑप्शन होता है कि घर भी बस जाएगा तो जाके वहीं पे रहते हैं। हाँ, वहीं पर रहते हैं, कितने साल गुजर जाते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो ये बहुत से मसाइल हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ के जो लड़के लड़की हैं उनको कोशिश यही करें कि वहाँ पे मुनासिब रिश्ता हो तो वहीं कर दें, बजाय इसके कि यहाँ तो बेचारे वो दयारे गैर में क्या करेंगे, सवाल खुशी का सोचेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बीमार रहने लग पड़ेंगे। तो बहुत से मसाइल का सामना। रुबाब, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रहन सहन और जो कल्चर है उसका भी फर्क आ जाता है, इस वजह से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, हमारे घरों में ईदें हैं तो कोई भी त्यौहार होता है तो वो इसकी जो सेलिब्रेशन होती है टोटली डिफरेंट होती है। तो वो फिर घर के जो तरबियत होती है, पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो पाकिस्तान में खास मिडिल क्लास अगर उनके बारे में बात करें तो मोस्टली तो वही लोग आते हैं, अमीर तो वैसे ही हॉलीडेज पे आ जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनके घर का माहौल और होता है, उनकी तरबियत और होती है, बड़े अच्छे तरीके से उनको बड़ा किया जाता है, तरबियत दी जाती है और इज्जत करना, एहतराम करना, और वो उसी मुरव्वत में बेचारे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार लेते हैं। आधा हिस्सा ऐसे गुजारते हैं मुरव्वत में ही। यहाँ बच्चों डिफरेंस आ जाते हैं, रहन सहन और कल्चर का वाकई बड़ा मारती है। बिल्कुल जी। गुलाम हुसैन अवान, ख्वाब देखे जाते हैं या दिखाए जाते हैं? दोनों काम भी होते हैं। जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कोई नौजवान जो है वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को वहाँ पे देखते हैं तो वो खुद भी ख्वाब देखते हैं कि हम उसी मुल्क में जाए जहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और जो है वो ज़ाहिर है सैर सपाटे कर रहे हैं, ये वो, तो वो ज़ाहिर है वो ख्वाब देखते भी हैं। और दूसरी है कि जब ऐसे कोई अगर जो मैच, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल है दिखाए जाते हैं जो है वो किराए ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दिखाई भी जाती है, चूँकि जब इस तरह के रिश्ते करने हों जो कि ट्रूली मैच ना भी कर रहे हों तो फिर ख्वाब भी दिखाए जाते हैं कि वहाँ चले जाएगा, अपनी पूरी फैमिली को पीछे सेट कर लेगा, या लड़की है तो वो अपने भाइयों को या रिश्तेदारों को बुला सकती है, इस तरह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर जब आप अपनी इस फैमिली को के अलावा उस फैमिली पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं तो फिर वहाँ से फिर लड़ाई झगड़ भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो है ज़ाहिर है, कुछ फैमिली तो ज़ाहिर है जो खानदानी लोग हैं या दूसरे वो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस पर जो है वो लड़ाई झगड़े भी बनाना शुरू कर देते हैं कि अपने पीछे लोगों को जो है वो पैसे भेज रहा है और यहाँ पर ख्याल नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ से जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जन्म लेती हैं, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है। गुलाम हुसैन अमान, आपने कितने लोगों को वहाँ देखा है जो कि बसे हैं वहाँ पर, कितनी उनकी रेशो है जिनके आप देखेंगे कामयाबी के साथ वो जो चल रहे हैं, और जो नई बसें जो नाकाम हुई हैं वो उनकी तादाद कितनी है? देखिए इस तरह कोई डाटा देना तो मुश्किल होगा, लेकिन एक रफली आइडिया। हाँ, पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लेकिन जो इनका ताज़ा सर्वे है ना उसके मुताबिक ये है कि 42% जो है ना उससे ज़ायद शादियां जो है यहाँ पर नाकाम है।
जो कि स्पाउस जो है वो लाइक पाकिस्तान या एशिया दूसरे कंट्रीज से आते हैं, 42% ज़्यादा जो है वो शादियां नाकाम होती हैं। लेकिन इस कंपेयर अगर यहाँ पर शादी है, स्पाउस यहीं से है, यूके के अंदर थी, तो उनकी शादी की जो कामयाबी की रेशो है वो ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो इसको हम कहते हैं कि कल्चरल क्रैश हो गया शादी के अंदर। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो शादियाँ, ज़ाहिर है मैंने बताया कि कामयाब भी हैं, लोग बड़ी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चलते भी हैं, लेकिन जो शादियाँ नाकाम होती हैं उसकी मेन वजह यही होती है कि जो कंपैटिबिलिटी है, जो कपल के दरमियान जो एक हम आंगी होनी चाहिए, वो सिर्फ कल्चरल क्रैश की वजह से होती है। जब वो एक बात पर दोनों हंस ही नहीं सकते, जब एक बात के ऊपर वो आपस में कोई बात शेयर ही नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है फिर खानदानी तनाज़ा पैदा होता है, तो जिसके बाद एंडेड अप डिवोर्स हो जाती है। और लेकिन गुलाम हुसैन अमान, जो नाकाम हो जाती हैं शादियाँ, उन लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है फिर? देखें, ये अगर तो ज़ाहिर है, अगर तो लड़की है यहाँ पर, तो अगर उसकी यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं है या और इमीडिएट उसके रिश्तेदार नहीं है, तो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए वापस जाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर उसने 5-6 साल यहाँ पर गुजार लिए हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ के माहौल के अंदर एडजस्ट है, और फिर यहाँ पर जो है वो सोशल सर्विस इन्वॉल्व होती है। फिर यहाँ पर जो है वो अगर उसका वीज़ा नहीं हुआ, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि वीज़ा उस वक्त करवाती हैं, उसका एक्सटेंड करवाती हैं जब वो देखती हैं कि हमारे साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। और अगर वो नहीं होता वीज़ा, तो फिर उनको जो है ज़ाहिर है कईयों को इसालम करना पड़ता है, कईयों को यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस असाइलम करके यहाँ पर उसको लेना पड़ता है। तो फिर ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसके अंदर लड़की को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर ज़ाहिर है अकेले रहना किसी दूसरे मुल्क के अंदर तलाक के बाद बड़ा प्रॉब्लम है। और जिनके बच्चे हो जाए, सिंगल मॉम के तौर पर है ना, तो ये बड़े यहाँ पर समाजी मसाइल पे इस तरह पैदा होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की शरह है जो लोग यहाँ पर इस तरह से। ठीक है। सादिया, आप ये बताइएगा कानून क्या है वहाँ पर? अगर इस तरह से जो लोग नाकाम जिनकी शादियाँ होती हैं, आपके पास भी आते होंगे ऐसे लोग, तो कानून क्या कहते हैं बरतानिया का इस पर? देखिए, इसका तो जैसे कि अभी अवान साहब ने भी बताया और जो तहमीना साहिबा बता रही थी कि एक जो कंपैटिबिलिटी मैच होता है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको उस तरह करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ ना हो तो जैसे कि वो अवान साहब भी बता रहे थे कि वो डिवोर्सेस होती हैं। मैं थोड़ा सा इधर ये बताती चलूँ कि जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं, यूके के अंदर शरिया लॉ है, और अगर किसी औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है वो शरिया लॉ पे जा सकती है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई शरिया लॉ है ही नहीं। अगर कोई औरत इधर आ रही है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, तो वो उसके पास यहाँ पे तो मतलब वो चीज़ है, लेकिन वो जो शादी से जो डिवोर्स लेना ना, वो उनके लिए ईजी नहीं होता है। फिर यहाँ पे भी इतनी डिवोर्स करना ईजी नहीं है, क्योंकि आपने बताना होता है कि क्या रीजंस हैं और उसकी सारी जस्टिफिकेशंस देनी होती है। जो कानून है वो ये कहता है कि अगर तो आप आए हैं और आपके पास अगर डिपेंडेंट वीज़े पे आप आए हैं, तो आपके जो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी रसाई हो सके और आपको वो लोग वीज़ा दे दें या आपका वो स्टेटस हो जाए। इस वजह से मैं ये लोगों को इस फोरम पे बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जिस वक्त शादियाँ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि जो आपकी जो भी बेटा या बेटी जा रही है उनकी रजिस्टर्ड शादी हो। क्योंकि चैनल 4 ने इधर एक तहकीक की थी और उसके मुताबिक इन्होंने तकरीबन 1000 केसेस को उन्होंने ऐसे केस किया एक रैंडम, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि 2/3 जो केसेस हैं पाकिस्तान के वो सिर्फ निकाह की बेस्ड पे होते हैं, उनकी कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती। बिल्कुल। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी शादी की ना हुई हो तो आपके लिए आगे चल के मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लॉ है फाइनेंशियल डिस्प्यूट का, तो वो भी आप उसके लिए मैट्रिमोनियल राइट्स नहीं होते आपके अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पता होना चाहिए जब वो अपने बेटा या बेटी को बाहर भेज रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए कि एक तो वो कंपैटिबिलिटी मैच देखें, फिर वो देखें कि उनको प्रॉपर वीज़ा मिलेगा। कई दफ़ा और जैसे इवन ये भी होता है कि कई दफ़ा बेचारी लड़कियों को वो पाकिस्तान से ले आते हैं, लड़का यहाँ पे ड्रग एडिक्ट होता है। बिल्कुल। और लड़की के लिए कोई मतलब रास्ता नहीं होता है,
तो प्लीज़ तहकीक करें लोगों से। अब जैसे कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर जो है ना इस तरह के मामलात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए यकीनन। चौधरी साहब वैसे बस आप बाहर चले जाएंगे तो ईजी। चौधरी साहब वैसे जो लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं, हल क्या है, किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाए, और पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर क्या साइकी है, क्यों बाहर कोई प्रेफर किया जा रहा है? जी मुझे पहले एक दो बातें क्लियर करनी है। गुलाम साहब ने फिगर्स दिए थे, उन्होंने कहा जी 400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। असल में बहुत सारे केसेस जो है इनकी रिपोर्टिंग भी रॉन्ग होती है। तो सम टाइम ये पाकिस्तान में भी नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप किसी चीज़ से गुजरते हैं तो जब उसकी रिपोर्टिंग कराते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है तो अपने आप को कवर करने के लिए रिपोर्टिंग करवानी होती है। इसी तरह वहाँ भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि फोर्स मैरिजेज़ नहीं होती हैं, शादी मर्ज़ी से हुई होती है, बाद में जब वो लड़ाई झगड़े पे जाते हैं तो पेरेंट्स को ज़िम्मेदार बना के या किसी और को ज़िम्मेदार बना के उस पर डाल दिया जाता है। दूसरा इन्होंने जो फिगर बताया 42%, ये यूके का फिगर है, नॉट फॉर द मुस्लिम मैरिजेज और फॉर द पाकिस्तानी पीपल। पाकिस्तान का रेशो बिल्कुल डिफरेंट है, आई एम श्योर के इन्हें भी पता है। और एक मैं अपनी बहन को बताता चलूँ कि OPC जो है वो फैमिली मैटर्स को भी डील करता है। ये हम सिर्फ रेवेन्यू नहीं, हम आपका ओवरसीज़ का किसी किस्म का कोई भी मसला है तो उसको डील करते हैं। सेकेंडली जो मसाइल देखें, मसाइल हर माशरे में हैं। मसाइल जिस तरह अभी मतलब कि मेरे 2-3 जो बोलने वाले हैं इन्होंने एक पिक्चर खींची है कि पता नहीं शायद यूके में शादी करना बहुत ही हॉरिबल है, वहाँ तो मतलब कि 5 पाउंड नहीं देता तो फैमिली को ये हो जाता है। ऐसी बातें नहीं हैं। मसाइल यहाँ भी हैं, मसाइल यूके में भी हैं। असल जो बात है उन मसाइल को समझने की है, उन मसाइल को डील करने की है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, वहाँ आपको मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात से आपने डील कैसे करना है। तो लोगों को इस चीज़ के मतलब एजुकेट करना चाहिए कि जो आपके इश्यूज़ हैं उनको डील कैसे किया जा सकता है। और मैं मेरे ख्याल में गुलाम साहब का तो मुझे नहीं पता, मैं यूके में मैरिड हूँ, मेरी 20 साल से शादी है यूके में, मैं 6 साल से पाकिस्तान रह रहा हूँ, हर साल मतलब कि हर माह मैं जाता हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं, हम हैप्पीली मैरिड। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं, उनमें से अगर 20 लोग, असल में होता ये कि जैसे मेरी एक बहन ये सोशल नेटवर्क से थी, इन लोगों के पास भी यही कह रहे हैं कि सब नहीं है, उनके केसेस सिर्फ वो जाते हैं। मैं असल में इशू ये है कि इन लोगों के पास केसेस सिर्फ, मुझे एक मिनट बात करने दें मेरा भाई, लेट मी फिनिश गुलाम साहब भाई, लेट मी फिनिश। इन लोगों के पास केसेस ज़्यादा वो जाते हैं जिनमें इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो मतलब कि इनका फिर ऑब्वियसली जो बार बार ये इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, मतलब कि सोशल नेटवर्क वाले लोग जो हैं बड़ा अच्छा मतलब कि सोशल सर्विसेज वाले हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो है। जो हैप्पीली मैरिड है वो तो नहीं जाकर बताएगा सोशल सर्विसेज वालों को, मैं तो बड़ी लेकिन उन्होंने रेशो बताई है कि 42% से ज़्यादा नहीं, 42% वो यूके की है, पाकिस्तानी मैरिजेस की नहीं है। मैं भी यूके से हूँ, इन्हें भी पता है, वो यूके की है। पाकिस्तान में भी यहाँ फैमिलीज़ को मतलब कि बच्चों या बच्चियों को मतलब इधर तो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो फैमिली इश्यूज़ हमारे माशरे का हिस्सा है। उसकी बेसिक वजह जो तालीम है या सर्कमस्टांसेस को नहीं समझना है। ऑब्वियसली जब आप हिजरत करते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, तो वहाँ के मसाइल हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ से अडॉप्ट नहीं किए जाते। तो इसलिए लाजमी है कि जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी कि रिश्ता करते वक्त बेशक पाकिस्तान है, बेशक अब्रॉड हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी, एजुकेशन की कंपैटिबिलिटी और फैमिली, ये मतलब कि सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, ये 2 फैमिलियाँ हैं, तो फैमिली की भी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करें। हमारे पुराने ज़माने में होता था कि अम्मी अबू रिश्ता देखने जाते थे तो अगले के दादा पर नाना दादा तक वो सारी चीज़ें चेक किया करते थे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि फैमिलीज़ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहे हैं, इन मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तहमीना साहिबा, अपने जो हमारे तमाम देखने वाले माँ बाप हैं उनको ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो इस तरह से ना इन चीज़ों के पीछे पड़े कि हमने बाहर ही रिश्ते करने हैं? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जो लोग वहाँ खुद से जा नहीं सकते वेरिफिकेशन के लिए, कभी भी प्रपोजल्स ना करें, रिश्ते ना करें, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन ईजी है, आपकी अप्रोच ईजी है। तो जहाँ पे आपके रिलेटिव्स नहीं है जिस कंट्री में, या आप खुद नहीं जा सकते, कभी भी अपने बच्चे और बच्चे का वहाँ ना करें। तो ये भी एक मेरा ख्याल है ज़्यादा इसकी भी एक रीज़न है कि आपको कमी बेशी नज़र आ जाएगी कि वो उस ड्रग लेता है या कोई भी उसमें है प्रॉब्लम, वो इस वजह से कि वेरिफिकेशन सही है, वेरिफिकेशन नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सादिया, लास्टली मैसेज दीजिएगा, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? मेरे तो ख्याल में कि ये जैसे बता रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी आपको देखनी चाहिए और आपको पता होने चाहिए अपने राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ही आप कुछ बेहतर मतलब अपना ये फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या होता है। और जैसे कि ये बता रहे थे कि देखिए ये केसेस ऐसे ही रजिस्टर नहीं हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे कोई होती है चीज़ तो वहाँ से धुआं उठता है।
तो ये केसेस ऐसे ही नहीं कि हम लोग समझे कि नहीं इस जस्ट अंडर द कार्पेट आप करते जाएं और कुछ नहीं होता। ये केसेस हैं और ऐसा होता है बहुत सारी। और फिर यहाँ पे जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस की जो अगर जैसे कि कंपैटिबिलिटी ना हो जो आके डोमेस्टिक वायलेंस में होता है तो वो जो चीज़ है वो नस्ल दर नस्ल चलती है, फिर बच्चों के परफेक्ट होती है और फिर यहाँ पे सोशल सर्विसेज इतनी बुरी है और वो बच्चे कहीं के कहीं हो जाते हैं। ठीक हो तो प्लीज़ खुदारा मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए है कि आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल चीज़ें देख के फिर आप जो है ना वेरिफिकेशन करना चाहिए और कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। गुलाम हुसैन अमान मैसेज दीजिएगा। देखी चाहिए बिल्कुल। मैं फिर थोड़ा सा वसीम अख्तर साहब को ये बात कहूँगा कि देखें जिस सोसाइटी के अंदर ये मसाइल होते हैं ना वहाँ हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। हमें अपने जो हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको बताना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं। अगर आप इनको छुपाएंगे और अपने फिगर्स गलत करके ये कहेंगे कि सब ठीक चल रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसे चल रहा है, बरतानिया में भी ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप फिगर जो है वो पाकिस्तान के भी निकाल के यहाँ से देखें, बरतानिया के अंदर ये वाकई ही रेशियो ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, यहाँ पर जो सिंगल मॉम्स हैं स्पेशली एशियन या पाकिस्तानी, उनकी तादाद पाकिस्तान से कदरे ज़्यादा है। यहाँ पर हम इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगर उसी वक्त साहब आप पाकिस्तान में रहते हैं शायद उनको अदराक नहीं हो रहा ज़्यादा यहाँ के मसाइल का, लेकिन हम चूँकि अब यहाँ पर रहते हैं, सोसाइटी के अंदर जाते हैं, देखते हैं, अपने इर्द गिर्द जब भी किसी इवेंट पर जाते हैं, फंक्शन पर जाते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो हम इसलिए उनको टीवी पर लेके आते हैं ताकि लोग उनको। मैंने गुलाम हुसैन भाई सिर्फ कंपैरिजन किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं है, मैं बता रहा था कि मसाइल हर सोसाइटी में हैं, उनका हाल देखना चाहिए, उनका हाल हमने निकालना है। ठीक है जी, लास्टली रुबाब आपकी तरफ से कोई मैसेज दीजिएगा। वो अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस ज्यादा नहीं होते, मसाइल हर सोसाइटी में हैं। उन्हीं चीजों के इदराक के लिए टाइम खत्म होता जा रहा है प्रोग्राम का, तो मुझे मैसेज देना लास्टली। वहाँ भी मसाइल हैं, यहाँ भी हैं, मसाइल हर सोसाइटी में। ठीक है जी रुबाब, आप लास्टली मैसेज दीजिएगा। नहीं बुरा नहीं कह रहे, ये हमारा भी बोला कि हम यहाँ रहते हैं, सभी पेरेंट्स को जी रुबाब कहिएगा। मेरा ख्याल है मैं मैसेज दे दूं आपको। हाँ जी, मैं यही कहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को जब यहाँ पे भेज ही देते हैं, अगर रिश्ता कर ही देते हैं, तो प्लीज आप उनको ये भी बताया करें कि अपने हकूक के लिए कैसे लड़ना है। थोड़ी बहुत गूगल सर्च कर लिया करें कि आपके हकूक के, आपके बच्चों के हकूक के हैं, उनसे बात करते रहा करें, उनसे कनेक्ट रहा करें, उनसे फोन पे बात किया करें। और जो सबसे जरूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, 2-3 केसेस अभी रिसेंटली कुछ मैंने भुगते थे। एक लास्ट बात जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चियां यहाँ आ जाती हैं या बच्चे आ जाते हैं तो वापस जाने की बजाय 999 का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको स्ट्रेट वे आप पुलिस से कांटेक्ट करें और फिर अपने आप को महफूज कर लें। वापस जाने का कोई फायदा नहीं होता है, वापस जाने का वाकई कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई की है। और इस प्रोग्राम का करने का मकसद ही ये था कि हम अपने प्यारों का क्योंकि ख्याल करते हैं और हमें आपका ख्याल होता है, तो इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को और इस टॉपिक को खास तौर पर चूज़ किया था। प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा।